नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। जैसा आपको पता है, पिछले 2 दिन से लगातार नेपाल में आंदोलन चल रहे हैं और अब तो उन्होंने सत्ता को भी उखाड़ फेंका है नेपाल से। और अब स्थिति ये बन गई है कि बहुत ज़्यादा अराजकता है नेपाल में इस समय। लगातार लूटपाट चल रही है। कल रात में 10 बजे से सेना ने नियंत्रण हालांकि संभाल लिया है नेपाल का, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे नेपाल भी लगभग उसी दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसा पिछले वर्ष 5 अगस्त को 2024 को बांग्लादेश में हुआ था और शेख हसीना की सरकार को गिराया गया था छात्र आंदोलन के बाद। फिर अराजकता बनी, फिर सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया, एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो लगभग आप देखेंगे तो वही स्थिति अब नेपाल में बनती हुई दिख रही है। वजह क्या है? तो देखिए, प्रमुख रूप से इस आंदोलन के इतना बड़ा बनने की और जो युवाओं में, विशेष तौर पे जो जैन जी में जो खुन्नस थी, गुस्सा था, जो भ्रष्टाचार के प्रति उनके अंदर रोष था, उसके 3-4 जो प्रमुख कारण हैं वो ये है। एक तो बहुत ज़्यादा युवा त्रस्त हो गए थे नेपाल के जो प्रमुख नेता हैं और उनके भ्रष्टाचार से। उनके बच्चों के जो नेपो किड हैं, उनके जो पैसे का वो प्रदर्शन कर रहे थे, ऐशो आराम की लाइफस्टाइल जी रहे थे, उससे नेपाल के युवा बहुत चिढ़ रहे थे, नाराज़ हो रहे थे। फिर जिस तरह से नेपाल के नेता और नौकरशाहों का गठजोड़ था, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार बढ़ा रहे थे, फिर जो न्यायपालिका थी नेपाल की, वो भी सरकार के पक्ष में फैसले दे रही थी। इसलिए आपको याद होगा, कल उन्होंने युवाओं ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को भी जलाया। और इसी के साथ साथ जो नेपाल का सरकारी मीडिया था वो भी सरकार के ही भोंपू बन के बैठा हुआ था और सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था। इसलिए युवाओं ने, जैन जी ने कल नेपाल के सरकारी मीडिया ऑफिस में भी आग लगाई। तो कुल मिला के ये प्रमुख स्थितियाँ थीं। इसके अलावा जो नेपाल का भ्रष्टाचार था, जिसको युवा सोशल मीडिया पे वो करते थे, शेयर करते थे, उसको लेकर भी सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया पर बैन लगाए थे तो युवाओं को गुस्सा भड़क गया और उसी की परिणति है कि उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंका। अब कल रात में जो नेपाल सेना के प्रमुख हैं अशोक राज सिंहदेल, उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अब प्रदर्शन करें, घर वापस जाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। वो उनसे बात करेंगे और फिलहाल सेना ने नियंत्रण में लिया हुआ है। तो इस तरह के अभी फ़िलहाल बातचीत है। सबसे बड़ा डर अभी की स्थिति में लग रहा है नेपाल के जो नौकरशाह हैं कि उनको लग रहा है कहीं ये जो आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कहीं अगला शिकार वो ना बन जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से नेपाल के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उसमें नौकरशाहों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये भी एक डर है उनके अंदर। अब स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, उस स्थिति को देखते हुए नेपाल में फ़िलहाल तो अंतरिम सरकार का, अभी तो फ़िलहाल सेना ने नियंत्रण कर लिया है, अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। अंतरिम सरकार में कुछ प्रमुख जो पार्टियां हैं उनको छोड़कर अन्य पार्टियों के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम जो प्रधानमंत्री की दौड़ में इस समय चल रहे हैं, उनमें पहला नाम तो बालेन शाह का है, जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। काठमांडू के मेयर रहे हैं, पूर्व रैपर हैं और बहुत लोकप्रिय हैं युवाओं में। और इसके अलावा दूसरा जो नाम है प्रमुख रूप से है वो है डॉक्टर सैंड्रुक रुइट का। ये एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, आंदोलन के समर्थक हैं, हामी नेपाल जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी आंदोलन को समर्थन दिया था। ये भी एक बड़ा चर्चित चेहरा है जो प्रधानमंत्री की दौड़ में। तीसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं वो हैं रवि लक्ष्मीमाने, जो कि अभी एक्स डिप्टी पीएम थे और उनको फ़िलहाल जेल में डाला गया था और वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के हेड हैं। तो ये 3 नाम प्रमुख रूप से अंतरिम सरकार और उसके प्रधानमंत्री के रूप में फ़िलहाल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्थितियां बन रही हैं उसमें छात्रों को भी, अगर अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उसमें सहयोगी बनाया जा सकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में बनाया था। हालांकि बाद में उन्हें साइड लाइन कर दिया गया और सेना और सरकार मिलकर ही वहाँ पे यूनिस के साथ सरकार चला रही। अब हो क्या सकता है? तो देखिए, सबसे जो स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं उसमें जो प्रजातंत्र की वापसी की भी बहुत सारी बातचीत हो सकती हैं, क्योंकि जो एक पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, उसको जो लास्ट नेपाली नरेश हैं ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, उनका समर्थन हासिल है। सेना के बहुत सारे ऐसे पूर्व अफसर हैं जिन्हें राजतंत्र और नेपाली नरेश को जो समर्थन देते हैं।
तो अब स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं उसमें आने वाले समय में नेपाल में आर्थिक संकट बढ़ सकता है, गहरा सकता है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ सकती है, नेपाल में राजतंत्र समर्थक जो आंदोलन हैं, आवाज़ें हैं, वो और मजबूत हो सकती हैं। पुराने नेता और उनके जो परिवार हैं उनकी फ़िलहाल तो सत्ता में वापसी लगभग मुश्किल है, फ़िलहाल तो नामुमकिन दिख रही है। पुराने जो प्रमुख नेता हैं जैसे केपी ओली हैं, शेर बहादुर देउवा हैं, कमल दहल प्रचंड हैं, झालनाथ खलन हैं, ये सब तो फ़िलहाल अभी मुझे लगता है देश से ही शायद बाहर चले जाएंगे और कुछ लंबे समय के बाद ही वापस आएंगे। युवाओं ने सही ढंग से अगर सत्ता में भागीदारी नहीं की तो फिर वही बांग्लादेश वाली स्थिति बनेगी कि कुछ समय पार्ट बनाया गया और उसके बाद फिर सत्ता जैसे वहाँ पे यूनिस के हाथ में है तो यहाँ पे भी कोई व्यक्ति ले सकता है, यानी उस पर नियंत्रण जरूरी है। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ नेपाल में बन रही हैं वो काफ़ी कुछ बांग्लादेश 2.0 यानी बांग्लादेश रिपीट होने जैसी बन रही हैं। तो यहाँ नेपाल को बांग्लादेश से सबक लेते हुए बहुत अच्छे ढंग से स्थिति को नियंत्रण करते हुए देश के जो भला चाहने वाली पार्टी और व्यक्ति हैं उनको आगे लाकर अंतरिम सरकार का गठन करना चाहिए और देश की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो मांग है, जैन जी की जो मांग है, उस पर काम करते हुए नेपाल के भले और अच्छे के बारे में सोचते हुए निर्णय करना चाहिए। धन्यवाद।